हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट स्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस स्टेट क्या होता है, पीसीबी क्या होता है, ये सब टॉपिक को हम डिटेल से समझेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हर एक एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिला है, एक से अधिक भी क्वेश्चन इस टॉपिकों से आए हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है, कि प्रोसेसेस होता क्या है। देखिए, जब कोई प्रोग्राम वह अपने एग्जीक्यूशन में होता है, मींस कि एग्जीक्यूशन में वो प्रोग्राम होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे प्रोसेसेस कहते हैं कि अब जो है ये प्रोग्राम प्रोसेसेस हो रहा है। प्रत्येक प्रोसेसेस में जुड़े उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्रोसेस कोड होता है, जिसे हम टेक्स्ट भी कहते हैं। प्रोग्राम काउंटर द्वारा अभी की परिस्थिति को उसमें क्या करते हैं, हम लिखते हैं, जिसमें एक स्टैक भी होता है जो अस्थाई डाटा को अस्थाई डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। अस्थाई नहीं दोस्तों, अस्थाई डाटा को स्टोर करता है। यह स्टैक पैरामीटर रिटर्न एड्रेसेस, लोकल वेरिएबल्स को भी स्टोर करता है। डाटा सेक्शन पूरे प्रोसेसेस के डाटा को स्टोर करता है, जो कि ग्लोबल वेरिएबल स्पेस कहलाता है। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसको सिंपल बनाने की मैं कोशिश हर हालत में करूंगा। देखिए, यहाँ पे प्रोसेसेस स्टेट की हम बात करेंगे, जिसमें रेडी, रनिंग ये सब आते हैं दोस्तों। अभी मैं वो डायग्राम में भी ले चलता हूं, पहले डायग्राम पे चलता हूं, उसके बाद यहां आता हूं। देखिए, ये है उसका दोस्तों डायग्राम, जिसमें मेनली जो है 5 स्टेट होते हैं। देखिए, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग और टर्मिनेट स्टेट। देखिए, यहां पे कोई प्रोसेस का इन होता है, यहां पे कोई प्रोसेस आता है, इसके बाद वो रेडी में क्या होता है, प्रोसेस को एडमिट किया जाता है। यहां पे रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट रनिंग पे जाता है, मींस प्रोसेस को शेड्यूल करना होता है। अब यहां पे रनिंग में दोस्तों, जैसे देखिए जो टाइमर होता है, अगर रनिंग में एक से ज्यादा प्रोसेसेस हो गया तो वो वहां पे क्या होगा दोस्तों, वो वेटिंग करता है, मतलब इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए यहां पे वेट करता है, और फिर से ये इवेंट को पूरा होने के लिए रनिंग स्टेट में जाता है, और फिर से ये यहां पे देखिए रेडी स्टेट में जाता है, फिर रनिंग स्टेट में जाता है। और कुछ प्रोसेस क्या होते हैं दोस्तों, उसमें जैसे कोई कमी है तो वो इंटरप्ट होके फिर से रेडी स्टेट में आते हैं और वो रेडी होते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहता है, और रनिंग से डायरेक्ट जो है यदि टर्मिनेट हो गया तो मींस कार्य को पूरा हो गया। समझ में आया? यही चीज दोस्तों, यही कहानी प्रोसेस स्टेट में लिखी होती है। समझिए, प्रोसेस स्थिति में पहला पॉइंट है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में क्या होता है, प्रोसेस का आगमन होगा। कोई भी नई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए क्या होता है दोस्तों, एलोकेट होता है, मींस आवंटित होती है, तो वह न्यू स्टेट प्रोसेस कहलाती है। इस स्थिति को न्यू स्टेट हम क्या कहेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए, अब रेडी स्टेट आता है, दूसरा वाला क्या है, ये पहला हमने सीख लिया। दूसरे में आते हैं, रेडी स्टेट में क्या होता है, जब प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन से पूर्णता रेडी रहता है, तो उसकी जो है अब बारी, जो मतलब टर्न का इंतजार करती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, रेडी स्टेट कहते हैं। तीसरा आता है दोस्तों रनिंग स्टेट, ध्यान से समझिएगा। देखिए, रनिंग में क्या होता है, प्रोसेसेस का पूर्णता एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर को आवंटित मतलब अलॉट कर देना रनिंग स्टेट होता है। इसके बाद आता है दोस्तों चौथा वेटिंग स्टेट। ये यहां पे अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रोसेस हमारा वेट करेगा। अगर कोई प्रोसेस अपने स्वयं के एग्जीक्यूशन में हो और कोई भी अनुरोध मींस इनपुट आउटपुट की तरफ से आता है, तो पूर्ण में एग्जीक्यूशन हो रहे प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में भेज दिया जाता है। किस में भेज दिया जाता है, वेटिंग स्टेट में भेज दिया जाता है। जैसे कि इनपुट आउटपुट का कार्य पूर्ण होना, तो फिर से उसे पूर्व में हो रहे कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रोसेसेस को दोबारा क्या किया जाता है, अलॉट मुहैया किया जाता है, मतलब अलॉट किया जाता है दोबारा से। देखिए,
यहां से आया ये रनिंग से वेटिंग कर रहा है, अब फिर से ये क्या करेगा, रेडी स्टेट में जाएगा और फिर रनिंग के पास जाएगा। मतलब इवेंट जब उसका जो है टर्मिनेशन पूरा का पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों, तब तक ये अपना प्रयास प्रोसेस करेगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। यहां पे आइए, अब लास्ट में टर्मिनेट स्टेट है, ये यहां पे पांचवें में क्या है, टर्मिनेट। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पांचों जो है स्टेट से क्वेश्चन आते हैं। यहां पे देखिए टर्मिनेट स्टेट में प्रोसेस का कार्य पूर्ण हो जाने पर उसे निष्कासित कर दिया जाता है। मीन्स यह स्टेट को क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। यहां पे लिखा है कार्य पूरा होने पे क्या कर दिया जाता है दोस्तों, टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब आपको पूरे अच्छे तरीके से दोस्तों प्रोसेस स्टेट समझ में आ गई होगी। अब आप याद कर लीजिए, यहां पे न्यू स्टेट है, नए प्रोसेसेस का आगमन होता है, प्रोसेसेस को एडमिट किया जाता है रेडी स्टेट में, फिर इसे शेड्यूल किया जाता है रनिंग के लिए। अगर इसमें 1 से 2 प्रोसेस हो जाते हैं या 2 से अधिक हो जाते हैं और इनपुट आउटपुट कोई इवेंट के लिए वेट करना पड़ता है तो वेटिंग स्टेट में आता है और फिर से ये रेडी होने के लिए जाता है, फिर से रनिंग में आता है। अगर नहीं वेटिंग स्टेट में जाता है तो डायरेक्ट दोस्तों टर्मिनेट हो जाता है। अगर कोई फॉल्ट इसमें लगता है प्रोसेसर में तो वो पहले फिर इंटरप्ट हो जाता है, इंटरप्ट के जरिए फिर से रेडी स्टेट में आता है, फिर रनिंग पे जाता है, फिर टर्मिनेट होता है। समझ में आया इतनी कहानी? यदि समझ में आया दोस्तों तो बहुत बड़ी बात है। यहां से आपको एक आध क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अब आ जाइए दोस्तों पीसीबी पे हम लोग आ जाते हैं। पीसीबी का कभी कभी छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोसेसेस की स्टेटस को ध्यान में रखने के लिए एक टेबल बनाता है। समझिए, यहां पे हम अब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं तो हम इन टेबलों में उनको रख लेंगे। वो किसका काम है दोस्तों? वो काम होता है पीसीबी का। ध्यान रखिएगा, इसलिए टेबल बनाई जाती है कि कौन किसका हमें एग्जीक्यूशन करना है, किसका नहीं करना है, वो सब इस टेबल में हम फीड करते हैं और उसी अकॉर्डिंग कब इसका आगमन हुआ, कब नहीं हुआ, कितना समय हुआ, उस हिसाब से इस टेबल से हम भेजते रहते हैं। वो काम किसका होता है? पीसीबी का होता है। समझ में आया? जिसे प्रोसेस टेबल भी कहते हैं। ये टेबल सभी प्रोसेस का लेखा जोखा अपने पास रखता है, जैसे मैंने अभी बताया। इस पूरे सिस्टम को प्रोसेस कंट्रोल कहते हैं। समझ में आया? इस पूरे सिस्टम को प्रोसेस कंट्रोल कहते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में प्रत्येक प्रोसेस का एक डाटा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जैसे प्रोसेस की स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन जो होता है, शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, एलोकेटेड रिसोर्सेस और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये सब इसके अंदर दोस्तों होते हैं। समझ में आया? इन सभी सूचना को प्रोसेस के कंट्रोल करने एवं मैनेजमेंट का काम आती हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मुख्यतः यह दर्शाता है कि कैसे किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में हम फॉरवर्ड करेंगे। दोस्तों, ये किसका काम होता है? ये होता है पीसीबी का काम। आप पीसीबी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी दिक्कत आती है तो मैं एक बार और आपको अपने ओन लैंग्वेज में समझाता हूं। कोई प्रोसेस आया, समझिए, उसका ये एक टेबल क्रिएट करता है। मींस प्रोसेस का आगमन हुआ, कब किस प्रोसेस का आगमन हुआ, तो उस टेबल में सारी इंफॉर्मेशन को फीड करता है और उसके बाद ये दोस्तों आगे का फॉरवर्ड करता है। मींस सारा लेखा जोखा किसके पास होगा? पीसीबी के पास होगा। समझ में आया? आगे चलिए, अब प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू क्या होता है इसको समझिए। देखिए, जॉब क्यू, ये दोस्तों यहां से आगे जब मैं अभी शेड्यूलिंग क्यू पढ़ाऊंगा, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ाऊंगा, तब वो सब इसमें जो है इसमें यूज होता है। इस पर देखिए, शेड्यूलिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो अब पहले ये थ्योरी आप कंप्लीट करेंगे तो वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए देखिए, आज मैंने दोस्तों एक न्यू बुक का जो है
न्यू बुक को यूज किया है वो डिप्लोमा की बुक है और मुझे अच्छी लगी, क्योंकि आपको हिंदी में मटेरियल चाहिए तो दोस्तों बहुत चीज़ें मुझे लाना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, उसके बाद मैं मटेरियल दे पाता हूं। हाँ, मेरे जो भी अभ्यर्थी मेरे से जुड़े हैं दोस्तों, मैं नोट्स आपके लिए तैयार कर रहा हूं और आपको मैं नोट्स दूंगा जब कंप्लीट हो जाएगी, तो ये ध्यान रखिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो मेरे नए नए स्टूडेंट हैं उनके पास ये पहुंचेगा तो वो ये मैटर को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम जॉब क्यू की बात करेंगे, ठीक है। वह सभी प्रोसेसेस जिन्हें कभी भी एग्जीक्यूशन होना है, समझिए, उन सभी प्रोसेसेस को स्टोरेज डिवाइस में रखते हैं। समझ में आया? कभी भी उनका एग्जीक्यूशन होना है तो उसे किस में रखेंगे? स्टोरेज डिवाइस में हम रखेंगे। जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी में जॉब क्यू भी कहे, सेकेंडरी मेमोरी उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जॉब क्यू भी कहते हैं। अब रेडी क्यू को समझिए। जॉब क्यू से जब भी कोई प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के लिए आती है, समझिए, उससे पहले उसे हम रेडी क्यू में रखते हैं। अभी हमने रेडी रनिंग ये सब चीजें पढ़ाना, वही चीजें देखिए, रेडी क्यू में रखते हैं जिसे मेन मेमोरी कहते हैं। समझ में आया? रेडी क्यू क्या कहें हम? मेन मेमोरी में मींस की रैम। रैम एक तरीके से क्या है दोस्तों? रेडी क्यू है। अब समझ में आया? ये क्या रैम क्या हुआ दोस्तों? रेडी क्यू हुआ, ठीक है। रेडी क्यू में सभी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए उपलब्ध रहती हैं और अपनी बारी का क्या करती हैं दोस्तों? अपनी बारी का वेट करती रहती हैं। अब डिवाइस क्यू को समझिए। देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए एक क्या होता है? डिफिनिट क्यू होती है। जब भी किसी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन के समय इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है, वह प्रोसेसेस इसी क्यू में इंतजार करती है, ठीक है। इसी क्यू में क्या करेगी? इंतजार करेगी जब तक वह इनपुट आउटपुट डिवाइस उस प्रोसेसेस का कार्य पूर्ण ना कर दे, तब तक क्या करेंगे दोस्तों? इंतजार करना होता है। अब प्रोसेसेस कब शेड्यूल करें, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अब ये सब जो थ्योरी पार्ट है दोस्तों, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। ये आपको थ्योरी यदि कंप्लीट होती है तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, प्रोसेस शेड्यूलिंग के समय यह ध्यान रखा जाता है कि शेड्यूलर के द्वारा किस निश्चित प्रोसेसेस को शेड्यूल करना है। अतः शेड्यूलर को शेड्यूलिंग के निर्णय हेतु व्यवहारिक स्थितियों मींस की सरकमस्टेंसेस की जरूरत होती है, जो इस तरीके के, देखिए पॉइंट नंबर 1, जब कोई प्रोसेस रनिंग स्टेज से वेटिंग स्टेट पर आ जाता है, यह स्थिति किसी प्रोसेस इनपुट आउटपुट का वेट करने अथवा किसी चाइल्ड प्रोसेस, मैंने जैसा कि बताया, ठीक है, चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेशन का इंतजार करते समय आती है। इस समय शेड्यूलर कुछ रेडी प्रोसेस को सिलेक्ट करता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जब कोई रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट पर आ जाए किसी इंटरप्ट के कारण, तब शेड्यूलर उस प्रोसेस को रेडी क्यू से एग्जीक्यूशन लेता है। अगर यह इंटरप्ट किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की वजह से आता है, तब पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस का कार्य को हम पूरा होने देंगे, उसके पश्चात पूर्व में रोकी गई प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन के लिए आगे फॉरवर्ड करेंगे। समझ में आया दोस्तों? आगे देखिए, तीसरा पॉइंट, जब कोई प्रोसेसेस वेटिंग स्टेट में रेडी स्टेट पर जाता है, वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट पर जाता है, ठीक है, तो इससे प्रोसेसेस द्वारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, ठीक है। इसके पश्चात शेड्यूलर उस प्रोसेसेस को सिलेक्ट करता है, तो फिर रेडी स्टेट में
रेडी स्टेट में है। इस एग्जीक्यूशन मींस क्रियान्वयन के लिए ये लाया जाता है। अब इसका लास्ट में एग्जीक्यूशन होगा। तो चौथा पॉइंट देखिए, जब कोई प्रोसेसेस अपना एग्जीक्यूशन पूर्ण करके टर्मिनेट होती है तो वह वापस जाती है एवं अन्य रेडी प्रोसेसेस पर अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर देती है। आगे देखिए, अब डिस्पैचर, सीपीयू शेड्यूलर का कार्य प्रोसेस को सिलेक्ट करता है। सीपीयू शेड्यूलर का कार्य प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास भेजता है। परंतु समझिए, परंतु सीपीयू शेड्यूलर सीपीयू को यह प्रोसेस असाइन नहीं करता है। तब सिलेक्टेड प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन के लिए डिस्पैचर का प्रयोग हम करते हैं। समझ में आया? डिस्पैचर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उपयोगी क्या होता है? मॉड्यूल होता है। अब यहां से हम शेड्यूलर के बारे में दोस्तों जानेंगे। देखिए, किसी प्रोसेस को शेड्यूलर के माध्यम से एक शेड्यूलिंग क्यू से दूसरे क्यू में ट्रांसफर किया जाता है। शेड्यूलर एक स्पून की तरह कार्य करता है। किसी प्रोसेसेस को एक क्यू मींस जॉब क्यू से उठाकर दूसरे रेडी क्यू में रखना ही उसका मुख्य कार्य होता है। टाइप ऑफ शेड्यूलर देखिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होते हैं। अब शेड्यूलर भी 3 तरीके के होते हैं, इनको समझिए थोड़ा। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर पहले स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य मतलब कि स्टोरेज मेमोरी से उठाकर रेडी क्यू में कर देते हैं। मतलब स्टोरेज मेमोरी से उठाकर इसे रैम में कर देते हैं। ध्यान रखिए, रेडी क्यू का मतलब क्या होता है? रैम, मतलब मेन मेमोरी में ला देते हैं। यहां किसी प्रोसेसेस को जॉब क्यू से रेडी क्यू में ट्रांसफर करते हैं। समझ में आया? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर समझिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सीपीयू शेड्यूलर भी इसे कहते हैं। कैसे? इसका मुख्य कार्य किसी प्रोसेस को रेडी क्यू से उठाकर सीपीयू को एलोकेट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये टर्म आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यही जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, यही यदि याद है तो हमें बहुत आसानी होती है हर एक चीज समझने के लिए। ठीक है, वह सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, उसे सीपीयू को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है? किसी प्रोसेसेस को उसके एग्जीक्यूशन के दौरान रोककर उसे रेडी क्यू में भेजना या किसी प्रोसेसेस को मुख्य मेमोरी में अस्थायी रूप से रखना और थोड़ी देर बाद पुनः उसे भेजी गई प्रोसेसेस को दोबारा एग्जीक्यूशन करना इत्यादि, ऐसे सभी प्रोसेसेस को मीडियम टर्म शेड्यूलिंग द्वारा किया जाता है। जैसे कि स्वैपर भी इसे कहा जाता है। देखिए, मीडियम टर्म शेड्यूलर एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसेस को मेमोरी में लाता है और जरूरत पूर्ण होने पर वापस भेज देता है, फिर दूसरी जरूरतमंद प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी में लाता है। इस प्रक्रिया को स्वैपिंग कहते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे ये रेडी क्यू है, ठीक है, और यहां पे ये सीपीयू है। यहां पे समझिएगा, ये सीपीयू है। देखिए, यहां पे पहले इनपुट आउटपुट वाला समझ लीजिए, इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू में आया और यहां से समझिए ये इनपुट आउटपुट यहां फिर से रेडी क्यू में आया और इनपुट आउटपुट एक बार इंटरप्ट से भी तो इनपुट आउटपुट जो है वेटिंग क्यू में आता है। समझ में आया इतनी बातें? यहां पे देखिए, रेडी क्यू से यहां सीपीयू में आया और ये स्वैप आउट हुआ अर्ध क्रियान्वित, मतलब कि अभी पूर्ण क्रियान्वयन इसका नई एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस का नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से रेडी क्यू में चला आएगा। समझ में आया? और जॉब क्यू रेडी क्यू में आता है, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। समझ में आया? ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। अगर ऐसा है तो यहां मीडियम टर्म शेड्यूलर भी क्या होता है? यहां पे आता है और ये रेडी क्यू पे आता है। समझ में आया इतनी बातें? तो आगे देखिए, अब हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक को हम समझते हैं। जब कोई प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन से होती है तो उस समय किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है, तब एग्जीक्यूशन हो रही प्रोसेसेस को क्या कर दिया जाता है? रोक देते हैं।
इनपुट आउटपुट की तरफ से कोई मतलब इंफॉर्मेशन आया तो एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोसेस चल रहा है उसको रोक दिया जाता है एवं जिस प्रोसेस से रिक्वेस्ट आती है उसे लोड कर दिया जाता है। पहले वाली प्रोसेसेस कॉन्टेक्स्ट को सेव कर दिया जाता है और रिक्वेस्ट को पूर्ण होने पर उक्त प्रोसेस में रीस्टोर करते हैं। उसमें देखिए, ट्रांसफरिंग द कंट्रोल ऑफ द सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेसेस टू अनदर प्रोसेसेस फ्रॉम द सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंटली रनिंग प्रोसेसेस एंड एग्जीक्यूट द अनदर रेडी क्यू। मतलब कि जो इनपुट आउटपुट आ जाता है तो जो प्रोसेस चल रहा होता है उसे रोक दिया जाता है और उस प्रोसेस को आगे भेज दिया जाता है और उसके कंप्लीट होने के बाद जो है जो रुका होता है उसे फिर से भेजा जाता है। ठीक है, दिस टेक्निक ऑफ द सेविंग एंड रीस्टोरिंग द कॉन्टेक्स्ट नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। अब देखिए, आपके लिए इस तरीके के सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होंगे, इसीलिए जो हिंदी वाला वर्जन है दोस्तों वो आपको और सरल बना देता है। ठीक है, क्योंकि सभी को इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि दोस्तों हमें आइंस्टीन नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। ये बात को ध्यान रखिएगा। जिनको इंग्लिश समझ में आती है उनके लिए इंग्लिश बेस्ट होती है, लेकिन अगर जिनको इंग्लिश कम समझ में आती है तो उसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ें तो वो ज्यादा बेस्ट होगा, क्वेश्चन करने में भी आसानी रहती है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब कंकरेंट प्रोसेसेस क्या होता है इसको समझिए। जब प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी में आती है, ऐसा एक साथ आने वाले प्रोसेसेस को हम क्या कहेंगे? कंकरेंट प्रोसेसेस कहते हैं। मतलब एक साथ कई सारे आते हैं, लेकिन ये बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो मल्टी प्रोसेस हो या मल्टी प्रोग्रामिंग हो, चाहे जो हो, लेकिन एट अ टाइम एक ही एग्जीक्यूशन एक बार में होगा। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में एक बार में एक ही एग्जीक्यूशन होगा। हां, लिखा रहता है मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोसेस एक बार में होता है, लेकिन एक मशीन में एक बार में एक ही जो है एग्जीक्यूशन होगा। ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, कंकरेंट प्रोसेसेस दो तरह की होती हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होती है। इसको समझिए। देखिए, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस वह प्रोसेस होती है जो अपने एग्जीक्यूशन के समय अपने जैसी अन्य इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस के साथ डाटा शेयर नहीं करती है। यह प्रोसेसेस आपस में रिसोर्स पाने के लिए एक दूसरे से होड़ रखती है ताकि समय इन्हें सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे रिसोर्सेस मिल सके एवं यह आपका ऑपरेशन पूरा कर सके। इंडिपेंडेंट प्रोसेस कैन नॉट अफेक्ट और अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेसेस। मतलब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करती हैं। यह प्रोसेसेस आपस में डाटा एवं सूची को शेयर करती रहती। यहां एक लाइन देख लीजिए, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस कैन इफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेसेस। समझ में आया? यहां पे अब आ जाइए, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए, इंटर प्रोसेसेस कम्युनिकेशन क्या होता है उसे समझिए। जब कोई कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस आपस में डाटा एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करती है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सूचनाओं एवं डाटा के आदान प्रदान करने के लिए दो कम्युनिकेशन मॉडल प्रदान किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? जिसे हम शेयर्ड मेमोरी, मतलब शेयर्ड मेमोरी या मैसेज पासिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसका फुल फॉर्म है इंटर प्रोसेस और कम्युनिकेशन। ठीक है,
इसके दो पार्ट हुआ, शेयर मेमोरी हुआ और मैसेज पासिंग हुआ। यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी बहुत तरीके से पूछा जाता है दोस्तों, इसको समझिए। शेयर मेमोरी के अंतर्गत प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट बनाते हैं जिसे हम शेयर्ड एरिया कहते हैं। उसी शेयर्ड एरिया में प्रोसेसेस के द्वारा डाटा पढ़ा या लिखा जाता है। जैसे कर्नल है दोस्तों, प्रोसेसेस P1 है, शेयर्ड मेमोरी है और प्रोसेसेस P2 है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट कहते हैं, मतलब कि अंतर्गत प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट बनाते हैं जिसे हम शेयर्ड एरिया कहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहिए दोस्तों बांटते हैं। ठीक है, ठीक। आगे देखिए, मैसेज पासिंग सिस्टम क्या है? इंटर प्रोसेसेस कम्युनिकेशन की दूसर विधि मैसेज पासिंग टेक्नोलॉजी है। यहां पर डाटा एवं सूचनाओं को एक मैसेज के माध्यम से एक दूसरे का शेयर करते हैं तथा कोई भी अलग से शेयर्ड बफर एरिया नहीं होता है। इसमें मैसेज पासिंग सिस्टम के अंतर्गत सेंड फंक्शन, रिसीव फंक्शन, सिस्टम कॉल का प्रयोग किया जाता है। सेंडर प्रोसेसेस P1 कोई भी मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजती है। ऑपरेटिंग सिस्टम उक्त मैसेज को अपने बफर एरिया में क्या करता है? संरक्षित कर लेता है, मींस स्टोर रखता है। जब किसी रिसीवर प्रोसेस P2 के द्वारा रिसीवर फंक्शन सिस्टम कॉल आती है तब उसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस मैसेज को P2 को प्रदान कर दिया जाता है। यहां देखिए रिसीविंग मैसेज है, ये कर्नल है और यहां प्रोसेस P1, प्रोसेस P2 और यहां पे क्या चला गया? फिर से सेंड मैसेज। ठीक, अब शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? इसको थोड़ा सा बातों को समझे कि अगला जो है जब हम शेड्यूलिंग में क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें ये दोस्तों अच्छी तरीके से यूज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में क्या आता है? प्रोसेसेस को शेड्यूल करने के लिए विभिन्न प्रकार की शेड्यूलिंग होती हैं। ठीक है, वो इस तरीके जैसे पहला, ठीक है, सीपीयू यूटिलाइजेशन सबसे मस्ट। सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा समय तक प्रोसेसेस के द्वारा मतलब कि एग्जीक्यूशन में बिजी रखना, उसको बेहतर करने के लिए ज्यादा प्रोसेसेस का लोड बढ़ाया जा सकता है ताकि सीपीयू कभी भी खाली ना बैठे और मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ावा दिया जा सके। समझ में आया? जितनी भी एल्गोरिदम प्रयोग में लाया जाएगा उन सभी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीपीयू को बेहतर उपयोग करना। तो अच्छा है ये तो ना। तो समझ में आया सीपीयू यूटिलाइजेशन? एक लाइन में समझिए कि सीपीयू को व्यस्त रखना, ज्यादा से ज्यादा उससे कार्य करवाना, वही अच्छा होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब थ्रूपुट क्या है इसको समझिए। जब सभी प्रोसेसेस अपने एग्जीक्यूशन में व्यस्त रहती हैं तो यह ध्यान में रखा जाता है कि दिए गए निश्चित समय पर कितनी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन पूर्ण किया, मतलब जो अलॉटेड समय है उसमें कितने एग्जीक्यूशन पूर्ण होता है, यह सभी एल्गोरिदम का क्या करता है? माप करता है, वो होता है थ्रूपुट। आया समझ में? अब देखिए टर्न अराउंड टाइम क्या है? यह वह समय कहलाता है जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए लोड होता है और जब उसका कार्य पूरा होता है। उन दोनों समय के बीच टर्न अराउंड टाइम कहलाता, मतलब लोड होने और पूरा होने के बीच की जो टाइम होता है दोस्तों वो होता है टर्न अराउंड टाइम। समझ में आया आपको? यह समय प्रोसेस को रेडी क्यू के इंतजार करने का समय, रेडी क्यू में रहने का समय और सीपीयू के कार्य करने के समय को जोड़कर पूर्ण टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। अब वेटिंग टाइम क्या है इसको समझिए। अभी जब इसमें क्वेश्चन आएगा दोस्तों बहुत मस्त क्वेश्चन होते हैं और मजा आ जाएगा करने में। अभी देखिए वेटिंग टाइम के अंतर्गत प्रोसेस रेडी क्यू में रहती है और अपने एग्जीक्यूशन का इंतजार करती है। ठीक है,
रेडी क्यू में रहती है, अपने एग्जीक्यूशन का इंतजार करती है। वह एल्गोरिदम सबसे बेहतर होती है जिसका वेटिंग या औसत मतलब एवरेज वेटिंग समय कम होता है। ठीक, आगे देखिए रिस्पॉन्स टाइम क्या है। रिस्पॉन्स टाइम एग्जीक्यूशन प्रोसेस का परिणाम मतलब रिजल्ट प्राप्त होने में जो समय लगता है वह रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। ठीक है, यह सबसे विश्वस्त तरीका है किसी शेड्यूलिंग क्राइटेरिया तय करने का। अब दोस्तों ये रहा, यहां तक हम आज का क्लास को कंप्लीट किए। इसके बाद दोस्तों अब शेड्यूलिंग के क्वेश्चन आएंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।